हेलो। सीआरपीसी एक्ट को किया जा रहा है खत्म और सरकार ला रही है नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023। अब किसी भी राजनीतिक फायदे के लिए कोई सजा माफी नहीं होगी। कोई अपराधी यदि भाग जाता है तो उस पर यहां पर न्यायालय में तब भी केस चलता रहेगा। इसके साथ साथ किसी भी प्रकार के केसेस में छेड़छाड़ को रोकने के लिए हर केसेस की यहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग करना और उसके साथ साथ यहां पर देखा जाए तो राष्ट्रपति के निर्णयों को न्यायालय में चुनौती न दिए जाने संबंधी ऐसे कई प्रावधानों को यहां पर इस विधेयक में, इस बिल में शामिल किया गया है। तो आज मैं यहां पर आपको बताता हूं कि किस तरीके से इस बिल की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या यहां पर आपको परिवर्तन किए गए हैं, कौन कौन से इसमें प्रावधान शामिल किए गए हैं, किस तरीके के दंड के प्रावधान इसमें किए गए हैं और किस प्रकार की सजा इसमें शामिल की गई है, क्या परिवर्तित किया गया है सीआरपीसी एक्ट से यहां पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। तो ध्यान से मुझे सुनिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एक नागरिक के तौर पे आपको अपने भारत में किस तरीके के कानून व्यवस्था है उससे संबंधित सभी प्रकार की जानकारी होना। तो चलिए देखते हैं क्या है इस बिल में। सबसे पहले देखिए यहां पर जो चर्चा के यहां पर विषय है इसको प्रस्तुत किया गया भी हाल ही में गृह मंत्री के द्वारा संसद में। केंद्रीय गृह मंत्री यहां पर लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए जिनका उद्देश्य देखा जाए तो ब्रिटिश शासन को यहां पे समाप्त करना है। ठीक है, अब तक हमने देखा है कि भारतीय दंड संहिता जैसे आईपीसी है, दंड प्रक्रिया संहिता जो है सीआरपीसी है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम देखा जाए तो ये सब यहां पर आपको इसमें समाप्त करके नए कानून या इसमें परिवर्तित करके नए कानून यहां पर लेकर आए गए हैं। आज हम यहां पर पढ़ने वाले हैं दंड प्रक्रिया संहिता अर्थात सीआरपीसी के बारे में। ऑलरेडी पिछले वीडियो मैंने आपको आईपीसी के बारे में बता दिया था। आई होप आपने उस वीडियो को देखा है, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, चर्चित मुद्दे वाले टॉपिक वहां पर वीडियो मिल जाएगा, उसको भी जरूर देखना है। बात करते हैं सीआरपीसी जो कि 1898 में यहां पर लेकर आया गया था, उसकी जगह पर नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 प्रस्तुत किया गया है। बताते चले यहां पे दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी जो है भारत में आपराधिक कानून के प्रशासन के लिए यहां पर प्रक्रियाएं प्रदान करता है। यह 1973 में अधिनियमित किया गया और 1 अप्रैल 1974 को यहां पर देखा जाए तो आपको इसे और भी ज्यादा इसे प्रभावी बनाया गया। अब यहां पे थोड़ा सा देखते हैं इसमें जो परिवर्तन किए गए हैं, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 की यहां पर जो मुख्य विशेषताएं हैं उनको लेकर के ध्यान से सुनते चलिएगा क्योंकि काफी सारे परिवर्तन किए गए हैं, काफी सारी चेंजेस लेकर आए गए हैं और काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक एक करके पॉइंट देखते चलिए। सबसे पहले देखिए यहां पे किसी भी प्रकार के परीक्षण, अपील या गवाही की जो होगी अब रिकॉर्डिंग की जाएगी। ठीक है, हर तरीके की चीजों की यहां पर रिकॉर्डिंग की जाएगी और इसके लिए यहां पर हम अब वर्तमान समय में जो प्रौद्योगिकी है लगातार विकास हो रहा है उसके यूज करने को इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे कि यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की यहां पर भी आपको अनुमति दी गई है ताकि हर चीज की रिकॉर्डिंग हो, कोई छेड़छाड़ ना हो, क्योंकि कई सारे केसेस में देखा जाता है कि यहां पर मामले तो दर्ज होते हैं लेकिन जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है उसमें काफी सारी छेड़छाड़ होती है और वो अपने वास्तविक रूप में नहीं रह जाते हैं। इसी तरीके से विधेयक में जो है सबसे बड़ी जो समस्या वर्तमान समय में देखने को मिलती है यौन हिंसा के मामले। तो यहां पे यौन हिंसा से बचे लोगों के बयान की भी देखा जाए तो वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी और यह अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही देखा जाए तो यह साक्ष्यों को संरक्षित करने और जबरदस्ती या हेरफेर जो होती रहती है केसेस में, जो भी साक्ष्य होते हैं उनके साथ, उसमें यहां पर इसे रोकने के लिए इस वीडियो रिकॉर्डिंग को अनिवार्य बनाया गया है। एक और मुद्दा यहां पे आप देख सकते हैं, इस विधेयक में पुलिस को शिकायत की स्थिति में 90 दिनों में सूचित करना यहां पे अनिवार्य होगा जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी। अर्थात यहां पे 90 दिन से ज्यादा किसी भी मामले में पुलिस जो होती है यहां पर अब देरी नहीं कर सकती है, उसे अपनी सारी जानकारी केसेस फाइल अप करके उसे यहां पे 90 दिनों में ही फाइल करना होगा। इसके अलावा एक जो धारा है सीआरपीसी के अंतर्गत धारा 41A को धारा 35 के रूप में यहां पे पुनः क्रमांकित कर दिया गया अर्थात परिवर्तित कर दिया गया है। इस परिवर्तन में देखा जाए तो एक अतिरिक्त सुरक्षा भी इसमें ऐड की गई है। क्या इसमें शामिल किया गया है? इसमें कहा गया कि कम से कम पुलिस उपाधीक्षक यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी जो है, रैंक के किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकेगी, विशेषकर ऐसे दंडनीय अपराधों के लिए जिनके 3 वर्ष से कम की सजा हो और अपराध जो है 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति द्वारा किया गया हो। तो एक मामला यहां पे यह हुआ कि कुछ विशेष मामलों में यहां पे पुलिस अधीक्षक की अनिवार्यता यहां पे स्वीकार। मूलतः देखा जाए तो अब डीएसपी की अनुमति के बिना कोई यहां पे गिरफ्तारी नहीं होगी और जो मामले होंगे या 60 वर्ष से ज्यादा का कोई व्यक्ति है या 3 वर्ष से अगर कम उसमें सजा के प्रावधान है तो उसमें यहां पे डीएसपी की अनुमति अनिवार्य होगी।
और क्या मामले हैं, और देखिए यहाँ पे इस विधेयक में ऐसे कई और मुद्दों को यहाँ पर देखा जाए जगह भी दी गई है। जैसे इस विधेयक के अनुसार आपको पुलिस को 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले मामले के वापस लेने से पहले, अर्थात अब पुलिस यहां पर मामले वापस नहीं ले सकती है। अगर कोई मामला भी है जिसमें यहां पे 7 वर्ष से ज्यादा का यहां पर सजा के प्रावधान है, तो पुलिस को सबसे पहले क्या करना होगा, पीड़ित से परामर्श करना होगा। आपको पीड़ित से पूछना पड़ेगा कि क्या केस हम वापस ले लें, दर्ज या समाप्त कर दें या कुछ भी। अगर यहां पे पीड़ित अनुमति देगा तभी यहां पर पुलिस केस वापस ले सकती है, और इससे यह सुनिश्चित होगा कि न्याय से किसी प्रकार का समझौता नहीं हो। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने कोई कार्यवाही दबाव में बंद कर दिया हो या फिर यहां पर वो कार्य करने में सक्षम हो नहीं रही हो, या किसी प्रकार की धांधली को रोकने के लिए यहां पर इसे अनिवार्य बनाया गया। एक और मुद्दा यहां पर देखने को मिलता है, कई बार अपराधी जो होते हैं वो फरार हो जाते हैं। ऐसे फरार अपराधियों पर न्यायालय के द्वारा उनकी अनुपस्थिति में भी मुकदमा चलाने और सजा सुनाने की अनुमति यहां पर इस विधेयक के माध्यम से लेकर आई गई है, और यह बहुत अच्छा प्रावधान देखा जाए। बहुत सारे लोग यहां पर सजा से बचने के लिए भाग जाते हैं, तो यहां पर मामला पूरा होगा, सुनवाई होगी, सजा होगी, और उस व्यक्ति को फिर पकड़ के जब भी पकड़ा जाएगा तो वहां पर उसे वो प्रावधान उसके तहत यहां पर वो सजा को पूरा करना है। इसके अलावा मजिस्ट्रेटों को ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेज जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के आधार पर अपराधों का संज्ञान लेने का भी यहां पे अब अधिकार देता है। ठीक है, तो यहां पर अब जो भी मजिस्ट्रेट है अब इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्डिंग्स हैं या एसएमएस हैं या ऐप जो मैसेजेस हैं उस आधार पर भी वो सजा देने का प्रावधान कर सकता है, केस दर्ज कर सकता है, उसे साक्ष्य मान सकता है, और साक्ष्य संग्रह और सत्यापन की सुविधा भी उसे यहां पर मिलेगी। तो काफी सारे प्रावधान यहां पर देखा जाए आपको ऐड किए गए हैं। इसके अलावा देखा जाए मृत्यु की सजा के मामलों में जो दया याचिकाएं राज्यपाल के पास 30 दिनों के भीतर और राष्ट्रपति के पास 60 दिनों के भीतर यहां पे दाखिल की जाएंगी। यदि किसी व्यक्ति को सजा मिल गई है मृत्युदंड की, तो उसके पास यहां पर सिर्फ 30 दिन है राज्यपाल के पास अपनी सजा माफी के लिए, और 60 दिन है राष्ट्रपति के पास यहां पे दया याचिका दाखिल करने के लिए। इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्णय के विरुद्ध यहां पे कोई भी यहां पे न्यायालय में अब आप नहीं जा सकते हैं। एक प्रावधान यहां पे विशेष रूप से यह भी लागू किया गया है। इसके साथ साथ सजा माफी के संदर्भ में कई बार जो राजनीतिक फायदा उठाया जाता है उसको भी यहां पे समाप्त किया गया है। अब कोई भी सजा माफी नहीं होगी। हां, यहां पे सजा में परिवर्तन कर सकते हैं, और वो उसके संदर्भ में यहां पे देखा जाए प्रावधान क्या है। इसके संदर्भ देखा जैसे कि यदि किसी को मृत्युदंड मिला है तो यहां पे आजीवन कारावास मिला है तो 7 साल की सजा, और 7 साल की सजा अगर मिली है तो वहां पे 3 साल की सजा के रूप में उसे आप बदल सकते हैं। लेकिन कोई भी यहां पे सजा माफी नहीं होगी, किसी भी गुनहगार को अब छोड़ा नहीं जाएगा। तो सजा माफी के प्रावधानों को राजनीतिक फायदे से यहां पे हटा दिया गया है। इसके साथ साथ देखिए नागरिक सुरक्षा संहिता के संदर्भ में कई अन्य प्रावधान भी इसमें आपको शामिल किए गए हैं, जिसे विशेष रूप से यहां पे देखा जाना चाहिए। जैसे कि सीआरपीसी को भारतीय नागरिक संहिता यहां पे रिप्लेस कर रही है, और इसमें अब देखा जाए तो 533 धाराएं होंगी। कितनी? 533 धाराएं होंगी। 160 धाराओं को यहां पे बदला गया है, 9 धाराएं यहां पे जोड़ी गई हैं, और 9 धाराओं को यहां पे निरस्त भी किया गया है। तो ये विशेष रूप से जो आपको विधेयक लेके आया जा रहा है, इसमें यहां पर आपको बड़े प्रावधान जो हैं ये हैं। इसके साथ साथ देखा जाए अब जीरो एफआईआर संबंधी प्रावधान भी यहां पर जोड़ दिया गया है, और अपराध कहीं भी हुआ है उसे अपने थाना क्षेत्र के बाहर भी रजिस्टर किया जा सकेगा। तो एक मुद्दा ये, कई बार ये मामले देखने को मिलते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र में जो थाना क्षेत्र आता है, यदि वहां पर मामला आपको उस अपने थाने क्षेत्र से बाहर हुआ है तो लोग यहां पे केस दर्ज नहीं करते थे। और कई बार यहां पर अगर बॉर्डर एरिया होता था तो वहां पे काफी सारे बवाल हो जाते थे कि यहां पर दोनों ही क्षेत्र के पुलिसकर्मी अपने यहां पर एरिया में केस दर्ज नहीं करना चाहते थे। वहां भी देखा जाए तो इसमें परिवर्तन किया गया है, और अब इसे थाने क्षेत्र के बाहर भी आप केस दर्ज कर सकेंगे। अपराध रजिस्टर होने के 15 दिनों के अंदर संबंधित थाने को यहां पर उसके बारे में जानकारी भी भेजनी होगी। साथ ही साथ देखा जाए तो यहां पर पहली बार ईएफआईआर का भी इसमें प्रावधान जोड़ दिया गया है। अभी तक ईएफआईआर आप दर्ज करा सकते थे, लेकिन यहां पे से कानूनी तौर पे मान्यता यहां पर इसमें दे दी गई है, और हर जिले और पुलिस थाने में एक ऐसा पुलिस अधिकारी भी नामित किया जाएगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार को उसकी गिरफ्तारी के बारे में ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप के में यहां पर आपको सूचना देगा। तो एक विशेष जानकारी यहां पर यह भी रहेगी कि यहां पर अब एक अलग से व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाएगा। जैसे ईएफआईआर आपको दर्ज की गई है, किसी को पकड़ा इत्यादि गया है, तो वहां पर उसके बारे में एफआईआर दर्ज करना, उसकी अपडेट रखना, और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही लोगों को उसके बारे में जानकारी देना, जो व्यक्ति यहां पर पकड़ा गया है उसके परिवार इत्यादि के लोगों को।
यौन हिंसा के मामले को भी देखा जाए तो इसमें जगह दी गई है और उससे संदर्भित देखा जाए तो यौन हिंसा के मामले में पीड़ित का बयान जो है कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, पीड़िता का बयान यहां पे देखा जाए तो कंपलसरी होगा। पीड़ित के साथ साथ यौन उत्पीड़न के मामले में बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग को भी यहां पे कंपलसरी किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ से बचा जा सके। इसके अलावा पुलिस को 90 दिनों के अंदर शिकायत का स्टेटस और उसके हर 15 दिनों में फरियादी की स्टेटस को यहां पर कंपलसरी रूप से देना होगा कि क्या डेवलपमेंट हुई है, एक तरीके से उस पर यहां पे नजर बनाए रखना। इसके अलावा पीड़ित को सुने बिना कोई भी सरकार 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का केस यहां पे वापस नहीं ले सकेगी। और इस तरीके से देखा जाए तो नागरिक के अधिकारों की रक्षा करने संबंधी यहां पे प्रावधान इस विधेयक में आपको शामिल किए गए हैं। इसमें यहां पे देखिए आरोप पत्र दाखिल करने के संदर्भ में 90 दिनों का यहां पर आपको समय सीमा आपको दी गई है और परिस्थिति को देखते हुए अदालत यहां पर 90 दिनों की परमिशन को यहां पर थोड़ा सा आगे भी कर सकती है, अदालत पास ही अधिकार होगा। इसके अलावा 180 दिनों के अंदर जांच समाप्त कर ट्रायल के लिए भेजना होगा और कोर्ट जो है आरोपित व्यक्ति के आरोप पत्र तय करने की नोटिस 7 दिनों के अंदर देने के लिए बाध्य है। तो टोटल देखा जाए तो 90 दिन में यहां पर पुलिस को अपना काम करके देना होगा और 60 दिन में यहां पे अदालत को अपना काम करके देना होगा। तो टोटल यहां पे देखा जाए 150 दिनों में यहां पर केसेस को आगे यहां पर बढ़ाने की बात हो गई है। एक सुनवाई होना, उस पर केस आगे बढ़ना, उस पर निर्णय आना, इस तरीके के मामलों के यहां पे त्वरित गति इसमें प्रदान करता है। साथ ही बहस पूरी होने के साथ ही 30 दिनों के अंदर ही न्यायाधीश को अपना फैसला भी देना होगा। न्याय को मतलब कि मामले की सुनवाई होने के बाद आप निर्णय देने के लिए महीनों यहां पर उसे पेंडिंग नहीं रख सकेंगे। तो एक बहुत बड़ा सुधार यहां पर देखने को मिला है। फैसला जो है वो 7 दिनों के अंदर आपको ऑनलाइन भी यहां पे उपलब्ध कराना होगा। तो बहुत अच्छी चीजें यहां पर आपको इसमें देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा सिविल सर्वेंट और पुलिस अधिकारी के विरुद्ध ट्रायल के लिए सरकार को 120 दिनों के अंदर यहां पे अनुमति का फैसला करना होगा और इसे डीम्ड परमिशन यहां पे माना जाएगा। ट्रायल शुरू यहां पर उसी के साथ आपको कर दिया जाएगा। इसके अलावा हत्या, बलात्कार, जाली मुद्रा सहित कुछ मामलों में व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए हथकड़ी लगाने की भी यहां पे अनुमति दी गई है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परीक्षण की अनुमति के लिए तकनीकी परिवर्तनों से लेकर सीआरपीसी के यहां पर आपको बदलाव किए गए। तो आपको काफी सारे बदलावों की पृष्ठभूमि, काफी सारे यहां पर सुधारात्मक आपको कह सकते हैं बदलाव यहां पर आपको इसमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो संचार उपकरणों की यहां पर आपको स्वीकार्यता इसमें आपको बढ़ाई गई है। जैसे कि संचार उपकरण का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से जो विधेयक हैं, जो दस्तावेज हैं, उसमें यहां पर जोड़ा गया है। पुलिस अधिकारी को यहां पे निर्देश दिया गया है किसी भी व्यक्ति के जांच के संदर्भ में जो दस्तावेज हैं, उपकरण हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कराना। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक संचार के संदर्भ में किसी भी मौखिक, लिखित, चित्रात्मक जानकारी और वीडियो सामग्री के रूप में यहां पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक यहां पर आपको सारी जानकारी को यहां पर आप परिभाषित कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। हथकड़ी के संदर्भ में देखा जाए जो प्रावधान इसमें किए गए कि एक पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय हथकड़ी का उपयोग करने की अनुमति दी गई है और यदि वह आदतन बार-बार अपराधी है तो हिरासत से भाग जाता है तो एक संगठित अपराध, आतंकवादी कार्य, नशीली दवाओं संबंधित अपराध, हथियारों के अवैध कब्जा, हत्या, बलात्कार इत्यादि किया है तो संदर्भ में भी यहां पर उसे हथकड़ी का पहनाने का एक तरीके का अधिकार पुलिस को दिया गया है। इसके अलावा एसिड हमला, जाली मुद्रा, मानव तस्करी, बच्चों के खिलाफ यौन अपराध, राज्य के खिलाफ अपराध में शामिल व्यक्तियों को भी यहां पे हथकड़ी पहनाया जाएगा। विशिष्ट सुरक्षा उपायों के संदर्भ में अगर हम देखें तो यहां पर जैसे कि धारा 41A में यहां पर आपको परिवर्तन किया गया है और एक नया नंबर यहां पर ऐड कर दिया गया है, धारा 35। इसके साथ एक अतिरिक्त प्रावधान भी इसमें किया गया है जिसमें किसी अधिकारी को पूर्व अनुमति के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और डिप्टी एसपी रैंक से नीचे का भी वहां पर वो नहीं होगा जो ये इस गिरफ्तारी का यहां पे आदेश देगा। इसके अलावा ऐसे मामले जहां अपराध के लिए 3 साल से कम की सजा है और यदि व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक आयु का असक्त है तो वहां पर डिप्टी जो डीएसपी होगा एक तरीके से देखा जाए वही यहां पर डिसीजन लेगा, वही यहां पर आपको गिरफ्तार करने का आदेश दे सकता है। इसके अलावा संज्ञेय मामलों में जानकारी प्राप्त करने पर जहां अपराध के 3 से 7 साल की सजा होती है, पुलिस अधिकारी 14 दिनों के भीतर यह पता लगाने में प्रारंभिक जांच में प्रथम दृष्टया कोई मामला है या नहीं इसकी भी यहां पर आपको जानकारी देगा। एफआईआर यहां पर आपको दर्ज की जाएगी।
इसके अलावा दया याचिकाएं के संदर्भ में भी हमने देखा, यहाँ पर आपको कोई भी जो दया याचिका होगी राज्यपाल के पास 30 दिनों में, राष्ट्रपति के पास 60 दिनों में यहाँ पर आपको दया याचिका जो है वो दायर करनी होगी। उसके संदर्भ में यहाँ पे आपको प्रावधान किए गए हैं। और साथ ही यहाँ पर 60 दिनों के भीतर राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के आदेश अगर आपको दे देता है, वहां पर अगर वो निरस्त कर देता है या माफी करता है या जो भी वहां पे राष्ट्रपति आदेश देते हैं, उसके विरुद्ध न्यायालय नहीं जा सकते हैं। मुकदमा चलाने की यहाँ पर देखा जाए मंजूरी जो है लोक सेवकों पर भी यहाँ पर डाल दी गई है। जैसे कि किसी लोक सेवक पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने अस्वीकार करने का निर्णय यहाँ पे अनुरोध प्राप्त होता है तो उसके 120 दिनों के भीतर सरकार के द्वारा यहाँ पर निर्णय यहाँ पर आपको दिया जाना होगा कि सरकार के लोक सेवकों पर मुकदमा चलाया जाए या नहीं। इस 120 दिनों में यहाँ पर सरकार को निर्णय लेना है। यदि सरकार ऐसा करने में विफल रहती है तो मंजूरी दे दी गई ये माना जाएगा, अर्थात कि एक तरीके से अब सरकार पेंडिंग नहीं रख सकती। अगर आप 120 दिन आप सोच रहे हैं कि हम इस पर जवाब ही नहीं देंगे, तो यहाँ पर आपको अगर 120 दिन बीत गए और आपने जवाब नहीं दिया तो माना जाएगा आपने यहाँ पर हाँ बोल दिया है लोक सेवक पर केस चलाने का। और यौन अपराध, तस्करी आदि के मामलों में किसी भी मंजूरी की भी आवश्यकता यहां पर नहीं होगी। तो एक तरीके से मामले यहां पर आपको ये सारे सीआरपीसी या एक्ट में यहां पर आपको डाले गए हैं। तो यहां पर इस मामले को सीआरपीसी के संदर्भ में यहां पर देखा जाए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक को अच्छे तरीके से यहां से पढ़ लीजिए। काफी सारे परिवर्तन इसमें लाए गए, सुधारात्मक एक परिवर्तनों के तौर पे इसे देखा जाना चाहिए। तो आज के यहां पर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।